Ready? Hi everyone, welcome back to VD Sir English Classes। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब फॉर्म्स को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टेंस को जानने के लिए उसका वर्ब फॉर्म को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्ब फॉर्म ही तो टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं हम उसको देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं मुख्य रूप से V1 और V5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म्स होता है। तो V1 और V5 के जो फॉर्म्स होते हैं हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, V1 V5 का जो फॉर्म है, एक होता है एक्शन, जैसे गो जाना एक एक्शन है, ईट खाना एक एक्शन है, राइट लिखना एक एक्शन है। मतलब वैसा एक्टिविटी, वैसा क्रियाकलाप, वैसा काम जिसमें एक्टिविटी होता है, जिसमें एक्शन को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है, वो कहलाता है एक्शन वर्ड। ओके, फिर है कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नहीं करते हैं, वो किसी चीज की स्थिति बताते हैं, किसी चीज के वर्तमान स्थिति को बताते हैं, बीते स्थिति को बताते हैं, या फिर रूप रंग आकार प्रकार को बताने का काम करते हैं, या फिर वो किसी चीज की प्रकृति बताने का काम करते हैं। दैट मीन्स वो किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहने का काम करते हैं, कुछ बताने का काम करते हैं। I mean, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि वह खाता है तो वहां खाना एक एक्शन है, एक्टिविटी है। बट वही अगर कहते हैं क्या कि दूध उजला होता है, तो इसमें दूध उजला होता है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। यहां पर इज क्रिया है, इज वर्ब है, मिल्क इज वाइट में इज एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है, लेकिन ये एक्टिविटी नहीं है, इज एक वर्ब है। और ये इज जो है वो किसी चीज की प्रकृति बता रहा है, दूध का प्रकृति बता रहा है, दूध का रंग बता रहा है। तो जब कभी भी ये इज एम आर, जब कभी भी इज एम आर वाक्य में वर्ब के रूप में, एकलौता वर्ब के रूप में आए, मतलब इज एम आर के साथ दूसरा कोई भी वर्ब जुड़ा ना हो, तो वैसी स्थिति में ये इज एम आर जो है वह मेन वर्ब होता है। और ये जो इज एम आर होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में वो एक्शन नहीं होता है, वो किसी चीज के रूप रंग आकार प्रकार स्थिति परिस्थिति गुण अवगुण या फिर वो किसी चीज की दशा को दिखाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं घास हरी होती है, ग्रास इज ग्रीन। सुनिए, पृथ्वी गोल है, हमने कहा पृथ्वी गोल है, तो कहते हैं द अर्थ इज राउंड। तो यहां इज दिखा रहा है क्या कि पृथ्वी के गोल होने की स्थिति बता रहा है कि पृथ्वी गोल आकार का होता है। घास हरी होती है, घास के रंग बताने का काम इज कर रहा है। वो इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि जब इज एम आर हमारा मेन वर्ब के रूप में आता है तो एम और आर को हम V1 कहते हैं और इज को हम V5 कहते हैं। और इस प्रकार जो वाक्य बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ऐसी स्थिति में हम यह देखेंगे कि ये जो हमारा इज एम आर है, हम इस इज एम आर का जब मीनिंग लेते हैं अन्य वर्ब की तरह, जैसे गो मतलब जाना, इट मतलब खाना, रीड मतलब पढ़ना, उसी तरह से इज एम आर का मतलब होगा होना या रहना। इज एम आर का मतलब होगा होना या रहना। अब सपोज दैट यहां हम कहते हैं होना, जिसे होना क्रिया का आप कहते हैं घास हरी होती है। अगर आपने कहा क्या कहा घास हरी होती है, तो भाई घास हरी होती है, यहां होना जो क्रिया है, होना जो क्रिया है, इस होना क्रिया का रूप है होती है।
पढ़, जैसे पढ़ना क्रिया से बनता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, उसी तरह से होना का अर्थ हो गया होता है, होती है, होते हैं, होता हूँ। अब जैसे होता है घास हरी, घास हरी होती है, दूध उजला होता है, बच्चे नटखट होते हैं, रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। भाई होता है, होती है, होते हैं, जब इस तरह से इज एम आर होना क्रिया का रूप बनता है तो ऐसी स्थिति में इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। और यहाँ जैसे घास हरी होती है तो आप बोलते हो ग्रास इज ग्रीन। यहाँ इज जो है या क्या है, इज हमारा V5 है। चूंकि इज एक सिंगुलर वर्ब होता है, आर प्लूरल वर्ब होता है, तो इज को बोलते हैं V5 और आर को बोलते हैं V1, यानी कि सिंगुलर वर्ब का मतलब V5 और प्लूरल वर्ब का मतलब V1। तो इस तरह से ये जो आप देखें, क्या देखें कि ये इज V5 है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ कहें कि जाड़े में रातें बड़ी होती है, तो अब यहाँ कहते हैं जाड़े के दिनों में या जाड़े में रातें बड़ी होती है, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा रातें, ठीक है, सब्जेक्ट जाड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ आप कहते हैं नाइट्स आर long in winter, nights are long in winter। आपने यहाँ आ को देखा भाई, होती है, यहाँ पर बड़ी होती है, तो आप यहाँ होना क्रिया का रूप देखिए आर लगा हुआ है जो हमारा V1 है। तो इस तरह से आपने देखा कि इज जब हमारा मेन वर्ब का काम किया तो V5 कहलाया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया। जस्ट लाइक आर जो है वह V1 बन गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे जिस किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इज एम आर अकेले वर्ब के रूप में काम करे तो वैसी स्थिति में आप इज एम आर वाले उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर एज मेन वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब फॉर्म हो गया। इसी इज एम आर के साथ हम टू V1 इन्फिनेटिव, जो इन्फिनेटिव होता है टू V1 जो टेंस नहीं बनाने वाली क्रिया होती है, तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का क्रिया है और किस तरह के एक्शंस के साथ ये सपोर्ट करता है। हम इस पर डिस्कस आगे के क्लास में करेंगे। पहला स्ट्रक्चर इज एम आर एज मेन वर्ब हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर इज एम आर के साथ टू V1 जुड़ा, फिर ये पहला का ए और बी हो गया। तो दूसरा नंबर में आ जाते हैं हम लोग हैज और हैव। जिस तरह से आप इज एम आर को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने, जस्ट लाइक जब हमारा हैज और हैव, हमारा हैज और हैव जब मेन वर्ब के रूप में काम करता है तो वैसी स्थिति में जैसे कि इज एम आर हमारा मेन वर्ब भी है और एक्सिलरी वर्ब भी है, जब ये इज एम आर किसी V4 के साथ जुड़ जाता है तब ये इज एम आर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाता है। जैसे वह खा रहा है ही इज ईटिंग, वह जा रहा है ही इज गोइंग। तो इस तरह से इज एम आर के साथ जब हम वर्ब का चौथा रूप डाल देते हैं तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनाता, तब वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाता है। लेकिन जब इज एम आर के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाता है। इन द सेम मैनर, उसी तरह से अगर हम देखते हैं क्या कि हैव और हैज को, हैव और हैज जो होता है जब ये खुद मेन वर्ब का काम करे, हैज और हैव, कहने का मतलब इस हैज और हैव के साथ कोई दूसरा वर्ब, कोई V3 जुड़ा ना हो, कोई बिन V4 जुड़ा ना हो, कहने का मतलब हैज और हैव के साथ दूसरा कोई भी वर्ब जुड़ा हुआ नहीं हो, तो वैसी स्थिति में इस हैज हैव को मेन वर्ब कहते हैं। और फिर क्या होता है तो हैव को कहा जाता है या V1 है और हैज को कहा जाता है या V5 है। हैव होता है V1, हैज होता है V5 और इसका जो मीनिंग निकलता है, हैज और हैव का जो मीनिंग निकलता है, जैसे गो का मीनिंग, इट का मीनिंग, रीड का मीनिंग बनता है, जस्ट लाइक हैव का मीनिंग होता है पास होना या पास रहना या पास
रखता है, इस तरह का मीनिंग। किसी के पास किसी चीज का होना, जैसे मेरे पास एक लाल कलम है, तुम्हारे पास एक बड़ा बंगला है, उसके पास कार है, तो किसी के पास कोई चीज है, ठीक है। तो इस तरह से पास होना के सेंस में जो है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक लाल कलम है, मेरे पास एक लाल कलम है। तो भाई किसी के पास कोई चीज है, आपने कहा क्या, आई हैव अ रेड पेन। यहां पर आई सब्जेक्ट है, हैव गिवन है, और ये अ रेड पेन अदर वर्ड है, और इस प्रकार ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आप जानते हो कि आई के साथ गिवन लगता है जब भी आप मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वो घर जाता है तो ही गोज होम, ही है तो वर्ब में एस लगा के सिंगुलर कर देते हैं, और आई है तो भी वन लेते हैं, तो आई के साथ हैव लगा तो हैव कहलाया भी वन। यही अगर कहते हैं क्या, दूसरा एग्जाम्पल आपका आया, उसके पास एक घड़ी है, तो भाई क्या बनाते हैं, ही या सी जो रखो, ही हैज अ वॉच, तो ही हैज अ वॉच में ही सब्जेक्ट है, और हैज कहलाएगा V5 और अ वॉच कहलाएगा अदर वर्ड। तो इस तरह से हैव जब V1 के रूप में काम करे, हैज जब V5 के रूप में काम करे, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। वही हमारा दूसरा रूल कह रहा है कि जब हैज और हैव मेन वर्ब के रूप में काम करे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, और इज एम आर जब मेन वर्ब का काम करे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। फिर V1 V5 जो एक्शन वर्ड, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि V1 V5 ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना, आना, हंसना, रोना, ये एक्शन जो होता है जिसमें एक्टिविटी होता है, उसका V1 रूप या V5 रूप जब आता है अंग्रेजी वाक्य में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो ऑल टुगेदर हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, हम उन सभी वर्ब फॉर्म्स को मुख्य रूप से 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, और उसके साथ जब इन्फिनेटिव लगाते हैं तो वे 6 स्ट्रक्चर्स हमारे बना देते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा, क्या देखा कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमने दिया कि द वर्ब फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनली 3 ग्रुप्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वर्ब फॉर्म्स हैं उसको मेनली मुख्य रूप से हम 3 ग्रुप में रखते हैं। ए फर्स्ट का हो गया यूज ऑफ इज एम आर एज मेन वर्ब, सेकंड का हो गया हैज एज मेन वर्ब, और थर्ड हो गया V1 V5, और तीनों का जो है विद 2 + V1 2 + V1 2 + V1 के साथ जब अटैच करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हमारा टोटल स्ट्रक्चर बन जाता है 6, और 6 स्ट्रक्चर को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक के बाद एक देखेंगे। पहला हमारा बनता है इज एम आर एज मेन वर्ब। अब हम यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पर काम करेंगे। हमारा जो ट्रांसलेशन बनेगा कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, और कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में, हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा इज एम आर आता है। जब इज एम आर हमारा मेन वर्ब का काम कर देता है तो किस तरह के हिंदी वाक्य की अनुवाद करने के क्रम में हम इज एम आर को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो आप इसके लिए देखेंगे जब हमारे हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा कि हमारे जो हिंदी सेंटेंस होगा तो हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस वाक्य के अंत में क्या होगा, एक होगा है, हो, हूं। पहला ग्रुप बनेगा है, हो, हूं। जब आपके हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा रहेगा और इस है, हो, हूं के अलावा दूसरा कोई वर्ब आपको अवेलेबल नहीं होगा सेंटेंस में, तो वहां इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर देना है।
वही दूसरा कैटेगरी इसका बनेगा, क्या बनेगा कि जब कभी भी हम यह देखेंगे कि हाय हो हूं की जगह क्या रहेगा, होता है या होती है या होते हैं। तो होता है, होती है, होते हैं, ठीक है। होता है, होती है, होते हैं से जो भी सेंटेंस हमारे वाक्य होंगे, जैसे दूध उजला, होता है कोयल काली, होती है बच्चे नटखट, होते हैं जाड़े के दिनों में दिन छोटे होते हैं, गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं, इस तरह का सेंटेंस लेते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं लगा हुआ है और दूसरा कोई वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब आप एक चीज को देखेंगे क्या कि ये होता है, होती है, होते हैं वाला सेंटेंस जो ये दो कैटेगरी में आता है, एक ये क्रिया के साथ भी आता है, ठीक है। अगर यहां कहते हैं गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, तो यहां पर देती है हमारा जो देना एक क्रिया है जिसका इंग्लिश गिव, GIVE, गिव मीन्स देना हुआ, इस देना क्रिया के साथ लग गया ती है। तो यहां पर आप इज एम आर नहीं लगाओगे। गाय दूध देती है तो आपका अंग्रेजी बनेगा द काउ गिव्स मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क कहना पड़ेगा। यहां पर आप इज एम आर नहीं लगाओगे, यहां पर आप द काउ इज गिव्स मिल्क नहीं कहने लग जाओगे, ठीक है। यहां द काउ सब्जेक्ट है, गिव्स यहां B5 है, मिल्क यहां अदर वर्ड है, यहां देना क्रिया के साथ टी है लगा हुआ है। जबकि आप अगर यही कहते हो क्या कि घास हरी होती है, दुर्मंत्र है भाई। यहां पर घास हरी होती है, यहां होना क्रिया के साथ टी है। तो होना का जो टेम्पररी कोई चीज होता है, रूप होता है, रंग होता है, आकार होता है, प्रकार होता है, गुण होता है, दोष होता है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, इन चीजों का अगर होना बनता है तो इसकी अंग्रेजी हम इज एम आर देते हैं। घास हरी होती है तो कहना पड़ेगा आपको क्या, तो ग्रास इज ग्रीन। यहां आपने देखा होती है तो ईज लगा, यहां देती है तो गिव लगा। तो जब एक्शन वर्ड के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहे तो उस एक्शन वर्ड का B1 B5 रूप डालिए। और यदि होना क्रिया के साथ किसी चीज का रूप, रंग, आकार, प्रकार का होना होता है तो वहां पर होना के लिए हम डालते हैं इज एम आर। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देखा कि इज एम आर का प्रयोग जब करते हैं तो किस तरह के हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्ट्रक्चर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्लास हमारा यही तक रहेगा, ठीक है। आज हमने डिस्कस कर लिया कि इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ड के रूप में होता है, तो किस तरह के हिंदी सेंटेंस को हम लोग यूज में लाते हैं और किस तरह से उसका इंग्लिश में रखेंगे, ठीक है। हम इस पर आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इतना ही रखेंगे। और तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है और कॉपीराइट कर दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा और मैं आपको आगे बहुत ही क्लैरिटी के साथ जहां भी आप कंफ्यूजन में आते हो मैं आपको उसको जड़ से दूर करने की कोशिश करूंगा। और जहां कहीं भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इसके लिए हम आपका एक एक पॉइंट को देखेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम आपके एक एक कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस में बहुत सारे कन्फ्यूजन में पड़ते हैं। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है और आपके हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जड़ से दूंगा। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे और आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।